गुड इवनिंग एवरीवन। ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोगों को? एकदम नहीं चाहिए था। जस्ट कंप्लीटेड मैथ क्लास विद टू करेंट अफेयर्स। निकिता भी उम्मीद है आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ऑडियो कम आ रहा है क्या आप लोगों तक? अच्छा अच्छा, ऑडियो को दिक्कत हो रहा है। एक मिनट, लेट मी चेक क्या दिक्कत। मैं भी चेक कर रहा हूँ क्या दिक्कत है। ओके, अभी कुछ बेटर हुआ? माइक में ऑलरेडी फिल्टर है। हाँ जी, मैं साउंड पे काम कर रहा हूँ, साउंड ही ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ आपका। ठीक है, एक मिनट रुकिए, बस एक मिनट। एक मिनट रुकिए, बस एक मिनट। हाँ जी, अभी कैसा साउंड लग रहा है? तो तालंग जी कैसे हैं आप? अभी कैसा साउंड लग रहा है? अच्छा डेविड जी, वेलकम टू द क्लास। अभी ठीक लग रहा है? ठीक है, ऑलराइट, चलिए, सम टाइम इट हैपेंस। ठीक है। हाँ जी, तो मई मंथ का करंट अफेयर्स हम लोग कर रहे थे ना। तो कहाँ तक हो गया था? 25 तक हो गया था ना? नहीं, ये तो ज्यादा आ गया। ये क्वेश्चन कर लिया था, इसका आंसर बताएंगे। Who among the following has been confirmed as the next president of the World Bank? नील मोहन, लीना नायर, अरविंद कृष्णा, अजय बांगा। इसका करेक्ट आंसर बताएंगे आप? बिल्कुल, इसका करेक्ट आंसर था अजय बांगा। 25 क्वेश्चंस हम लोगों ने पिछली क्लास में डिस्कस कर लिए थे। ये लास्ट क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस करा था, ये यूनेस्को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज से रिलेटेड क्वेश्चन था।
ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 26 ये रहा आपके लिए। Recently, the Indian Army has conducted the बुलंद भारत exercise in which of the following states duties? ये भी मेरे ख्याल से डिस्कस हो गया था। नहीं नहीं, हाँ 30 तक हो गया था, मुझे याद आ रहा। तो एक मिनट, एक मिनट, 29, हाँ ये 30 तक हो गया था। मल्टी मोडल लॉजिस्टिक पार्क जो भी भोपाल में हम लोगों ने देखा था, ये कहाँ पर है आपका, आसाम में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 तक हो गया था। यहाँ से स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 31। Recently, Union Minister Nityanand Rai has inaugurated the Dauki Land Port in which of the following states? डॉकी लैंड पोर्ट अभी किसने इनॉग्रेट करा है? यूनियन मिनिस्टर नित्यानंद राय ने। किस स्टेट में है ये आपका? डॉकी लैंड पोर्ट बताइए किस स्टेट में आपका? मेघालय, मिजोरम, मणिपुर या फिर अरुणाचल प्रदेश? हाँ, ये आपका डॉकी लैंड आपको मेघालय में देखने को मिलेगा। ठीक है, ये इधर साइड ये है आपका। एक तरीके से ये इधर मेघालय आपका और इधर ये बांग्लादेश है। तो मेघालय और बांग्लादेश के बॉर्डर पे ये आपको लैंड पोर्ट डॉकी देखने को मिल रहा है। तो इंडिया और बांग्लादेश के जो ट्रेड और कॉमर्स को ये और ज्यादा प्रमोट करेगा। ठीक है, तो लैंड पोर्ट कहाँ पर है? डॉकी। ये एक्चुअली बांग्लादेश और इंडिया के बीच का जो क्रॉस बॉर्डर ट्रेड है उसमें हेल्प करेगा। स्क्रीन पूरा नहीं दिख रहा है, स्क्रीन एक मिनट बस। अभी देखो, अभी दिख रहा होगा। ठीक है, अब दिखेगा। ठीक है, तो इंडिया और बांग्लादेश के क्रॉस बॉर्डर ट्रेड को प्रमोट करने के लिए डॉकी लैंड पोर्ट को इनॉग्रेट किया है। क्वेश्चन नंबर 32। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस हैज पब्लिश्ड अ रिपोर्ट कॉल्ड डिफेंडिंग क्रिएटिव वॉइसेस? हाँ, इसका आंसर दीजिए, बस एक मिनट दीजिए मुझे। ओ सॉरी सॉरी, म्यूट पे रह गया था।
सॉरी सॉरी सॉरी, म्यूट पे रह गया था, मैं कमेंट्स नहीं पढ़ रहा हूँ। ठीक है, मैं ये कहना चाह रहा था कि यूनेस्को ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है डिफेंडिंग क्रिएटिव वॉइसेस। ठीक है, डिफेंडिंग क्रिएटिव वॉइसेस का पर्पस क्या है कि जो भी एरिया जहां पर आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट होता है या कोई पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती है या नेचुरल कैलामिटी होती है, जैसे अभी हमने यूक्रेन में देखा, ठीक है, जैसा आप अफ्रीका में देखते हो, ठीक है, या जैसा अभी आप मान लो कहीं पर अर्थक्वेक आ गया या कहीं पर सुनामी आ गई, कहीं पर साइक्लोन आ गया, तो इन सारे रीजन्स में जो क्रिएटिव आर्टिस्ट होते हैं उनको भी नुकसान होता है। और क्रिएटिव आर्टिस्ट हो सकता है कल कुछ क्रिएटिव काम करता है, उससे सोसाइटी का कुछ फायदा होता है, तो उस क्रिएटिविटी का नुकसान हो जाता है। ठीक है, तो वो क्रिएटिविटी का नुकसान हो जाता है, तो इसी वजह से ये रिपोर्ट कहना चाहती है कि जो क्रिएटिव आर्टिस्ट हैं उनको हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए। इट हाईलाइट्स द नीड फॉर इंक्रीज प्रोटेक्शन फॉर आर्टिस्ट हु हैव बीन अफेक्टेड बाय आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी एंड नेचुरल कैलामिटीज। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। दिस रिपोर्ट कम्स इन लाइट ऑफ द डेंजर्स दैट आर्टिस्ट आर फेसिंग अराउंड द वर्ल्ड। अब इसी क्वेश्चन में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूनेस्को का हेडक्वार्टर बताइए कहां पर है। ठीक है, अगर फुल फॉर्म पता है यूनेस्को की बहुत अच्छी बात है, फुल फॉर्म भी मेंशन कर देना, अदरवाइज यूनेस्को का हेडक्वार्टर आप जल्दी से कमेंट करके बताइए कहां पर है। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को का हेडक्वार्टर आपको कहाँ मिलेगा? पेरिस में। गागन जी लगाए आना एग्जाम में। अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अभी थोड़ा सा क्या, एक्चुअली अभी थोड़ा सा इको का प्रॉब्लम चल रहा है। ये अभी खाली रूम है ना, इस वजह से थोड़ा सा इको का प्रॉब्लम चल रहा है। इसको भी जल्दी रिजॉल्व कर देंगे, ठीक है, तो फिर आपको आवाज क्लियर इसमें सुनाया करेगी। बाकी साउंड क्लियर है, थोड़ा सा इको का प्रॉब्लम हो रहा होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, which of the following projects has been launched by the Indian Army to deploy battlefield surveillance system? बताइए, which of the following projects has been launched by the Indian Army to deploy battlefield surveillance system? बताइए, एक सर्विलेंस सिस्टम डेवलप किया है इंडियन आर्मी ने, बैटलफील्ड सर्विलेंस सिस्टम। तो इसको डिप्लॉय करने के लिए इंडियन आर्मी ने किस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है? प्रोजेक्ट संजय, प्रोजेक्ट अजय, प्रोजेक्ट विजय, प्रोजेक्ट ईगल। ठीक है, ठीक है, तो सी डी मेजोरिटी इज विद प्रोजेक्ट बी विजय, या प्रोजेक्ट ईगल मेजोरिटी बता रहे हैं, बट करेक्ट आंसर इज प्रोजेक्ट संजय। ठीक है, प्रोजेक्ट संजय। तो प्रोजेक्ट संजय में करना क्या है, आर्मी को एक बैटलफील्ड सर्विलेंस सिस्टम लॉन्च करना है। ठीक है, जितनी भी आर्मी की फील्ड फॉर्मेशंस हैं उन सारी फील्ड फॉर्मेशंस में सर्विलेंस सेंटर आर्मी को डिप्लॉय करना है, ये इसका पर्पस है। ठीक है, it will integrate thousands of sensors which will enable provision of an integrated surveillance picture to commanders and staffs at all levels, besides completing the
sensor shooter grade by integrating with the artillery combat command and control system। मतलब कुल मिला के कहने वाली बात यह है, ऑलरेडी जितने भी सर्विलेंसिंग चल रही है इंडियन आर्मी में अलग अलग जगह पर, उन सबको इंटीग्रेट करके एक जगह कमांड सेंटर पर डिप्लॉय किया जाएगा। ठीक है, ताकि एक लोकेशन पर बैठ के किसी भी जगह के कमांड सेंटर से या किसी भी जगह की फील्ड फॉर्मेशन की सर्विलेंस की जानकारी ली जा सके। तो जितनी भी सर्विलेंसिंग हो रही है आर्मी फील्ड फॉर्मेशंस में, उन सबको क्या करा जाएगा, एक सिस्टम से इंटीग्रेट करा जाएगा। ठीक है, तो इसमें कौन हेल्प करेगा, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ऐड करेगा, सॉरी हेल्प करेगा। तो इसमें आपको सिंपल ये ध्यान रखना, बैटलफील्ड सर्विलेंस सिस्टम किससे रिलेटेड है, प्रोजेक्ट संजय से रिलेटेड है। ठीक है, तो बस इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 34। रिसेंटली द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD, इंडिया में जो वेदर फोरकास्टिंग करता है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, has informed that a cyclonic storm named cyclone Mocha is developing over Bay of Bengal। ठीक है, तो जो भी साइक्लोन्स आने वाले होते हैं उसकी वार्निंग कौन देता है, IMD देता है। तो उसने बताया कि अभी एक साइक्लोन मोका आने वाला है। ठीक है, अभी आपने देखा था ये आया भी था गुजरात में। Which of the following countries has named this cyclone? Which of the following countries has named this cyclone? तो साइक्लोन मोका को किसने नाम किया है, ओमान, इंडिया, यमन या फिर पाकिस्तान? तो ये जो साइक्लोन मोका है, सबसे पहला सवाल तो ये है, देखो साइक्लोन से दो तरह के सवाल बन जाते हैं। एक तो ये पूछ लेगा ये साइक्लोन आ कहां पर रहा है, तो ये साइक्लोन आ रहा है बे ऑफ बंगाल में। और दूसरा सवाल क्या बन जाएगा कि साइक्लोन का नेम किसने दिया, तो ये जो नेम है साइक्लोन मोका, ये किसने दिया, ये यमन ने दिया। ठीक है, ये नाम यमन ने दिया। यमन की कैपिटल बताइए जल्दी से मुझे, यमन की कैपिटल बताइए। ठीक है, मोका क्या है, एक पोर्ट सिटी है, रेड सी पर पोर्ट सिटी है, कॉफी प्रोडक्शन के लिए जानी जाती है। ठीक है, तो आपने मोका कॉफी भी शायद कहीं सुना हो। ठीक है, तो उसी के नाम पर इस साइक्लोन का नाम रखा गया है। तो साइक्लोन की नेमिंग कैसे होती है, देखो ऐसा है, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशंस की स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, उसने क्या कर रखा है, कुछ ये काम जो हर एक रीजन में जो स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर्स हैं, ठीक है, हर एक रीजन में कुछ स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर्स हैं, उनको ये काम बांट रखा है। ठीक है, जैसे इंडियन ओशन के आसपास की जितनी कंट्रीज हैं, इंडियन ओशन के आसपास की जितनी कंट्रीज हैं, उन सबका एक ग्रुप बना दिया और ये काम दे दिया IMD को कि IMD क्या करेगा, IMD देखेगा कि इंडियन ओशन में आसपास की जो कंट्रीज हैं, जैसे ये अरब वर्ल्ड की कुछ कंट्रीज लाइक यमन, ओमान हो गए, श्रीलंका, मालदीव, साउथ ईस्ट एशिया, इन सारी कंट्रीज को इन्फॉर्म करेगा जब भी किसी तरह का साइक्लोन आएगा इंडियन ओशन में। और ये सारी कंट्रीज की जो ग्रुपिंग है, वन बाय वन, ठीक है, नंबर बाय नंबर, ये क्या करेंगे, इन्फॉर्म कराएंगे जब भी साइक्लोन आया करेगा तो। ठीक है, वो सॉरी ये क्या करेंगे, उसकी नेमिंग करा करेंगे। तो सबसे पहले रीजनल सेंटर्स बनते हैं, जिसमें से एक रीजनल सेंटर क्या है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है। तो 6 रीजनल सेंटर्स हैं। ठीक है, मेट्रोलॉजिकल सेंटर्स कितने हैं, 6 रीजनल सेंटर्स हैं, जिसमें से एक IMD है और 5 अदर हैं। ठीक है, तो ये जो IMD का काम क्या है, इंडियन ओशन की जो बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं उनको कभी भी साइक्लोन की जो खबर है वो प्रोवाइड करना, जब भी कोई साइक्लोन आने वाला होगा उस साइक्लोन की खबर ये प्रोवाइड करेंगे। और ये सारी कंट्रीज वन बाय वन उस साइक्लोन की नेमिंग करेंगे। तो इस बार टर्न किसका था, इस बार टर्न था यमन का। तो साइक्लोन का नाम यमन ने क्या रखा, साइक्लोन का नाम यमन ने क्या रखा, मोका रखा। ठीक है, और कैपिटल क्या है, सना है, बिल्कुल सही बात है, कैपिटल क्या है यमन की, सना। ठीक है सर,
तो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, यस और नो? चीजें क्लियर है कि नहीं है? हाँ जी सर, यहाँ तक चीजें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? क्लियर है तो प्लीज गिव मी थम्स अप। ठीक है। इसमें एक्चुअली बहुत सारी चीजें थी। तो सिंपल ऐसा समझो कि डब्ल्यू ने क्या कर रखा है, 6 रीजनल डिपार्टमेंट बना रखे हैं। हर रीजनल डिपार्टमेंट में कुछ कुछ कंट्रीज आती हैं, वो सब मिलकर नाम डिसाइड करती हैं वन बाय वन। ठीक है, तो एक रीजनल ग्रुप है, उसको कौन हैंडल करता है? आईएमडी हैंडल करता है। ठीक है, जिसमें आपका इंडिया है, श्रीलंका है, मालदीव है, पाकिस्तान है, यमन है, ओमान है, ये जितनी भी इंडियन ओशन बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं लगभग वो इसमें कवर हो जाती हैं। ठीक है, तो इस बार साइक्लोन का नाम मोका रखना था, किसने रखा? यमन ने रखा। अच्छा मेरे को एक चीज और बताओ, ये वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूएमओ का हेडक्वार्टर कहां पर है? डब्ल्यूएमओ का हेडक्वार्टर। हाँ जी। मैं आईएमडी का नहीं पूछ रहा हूँ, डब्ल्यूएमओ पूछा है। सुना तो करो सवाल। अभी कह रहे थे सर सुनाई नहीं दे रहा, सुनाई नहीं दे रहा। सुनने का आपको फायदा क्या हो रहा है? मैं आईएमडी का नहीं पूछा हूँ, मैं डब्ल्यूएमओ का पूछा हूँ। वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जेनेवा। जेनेवा कहां पर है? स्विट्जरलैंड। ठीक है। अच्छा कई लोगों को ये कंफ्यूजन होने लगता है कि जेनेवा इज द कैपिटल ऑफ स्विट्जरलैंड। जेनेवा नहीं है स्विट्जरलैंड की कैपिटल। ठीक है, बर्न है। जेनेवा इज नॉट अ कैपिटल ऑफ स्विट्जरलैंड, इसको ध्यान रखना। अगर नहीं पता हो तो तुक्का जेनेवा ही लगाना, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आप कहाँ देखोगे? जेनेवा। तो नहीं मिले, नहीं समझ में आए तो तुक्का कहाँ लगा देना? जेनेवा लगा देना या यूएसए में लगा देना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35। Recently, who amongst the following has won the gold medal in the men's javelin field event at the Doha Diamond League 2023? तो अभी दोहा डायमंड लीग 2023 हुआ था, तो जेवलिन फील्ड इवेंट में गोल्ड मेडल किसने जीता है? मैन कैटेगरी के जेवलिन फील्ड इवेंट में गोल्ड मेडल किसने जीता है? नीरज चोपड़ा, जैकोब बदलेर, या एंडरसन पीटर्स, या जोहान वाइटर? बताइए। अपना गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, बिल्कुल सही बात। नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर झंडे गाड़े हैं और गोल्ड मेडल फिर से जीता है जैवलिन में। ठीक है, 88.6 सेंटीमीटर 67 मीटर का थ्रो। कहां पर? आपकी जीता है दोहा डायमंड लीग 2023 में। क्वेश्चन नंबर 36 पे आ जाओ। रिसेंटली रिलीज माई लाइफ एज अ कॉमरेड इज a memoir of who amongst the following? मेमोयर मतलब एक तरीके की बायोग्राफी। माई लाइफ एज ए कॉमरेड किसकी बायोग्राफी है? सीताराम येचुरी, के शैलाजा, पी आर नटराजन, या पिनराई विजन? चार ऑप्शन में से करेक्ट आंसर बताइए। हाँ जी, एक मिनट रुकिएगा बस। बताइए। नो आइडिया, देन गेट एन आइडिया। माई लाइफ एज ए कॉमरेड, के शैलाजा की ये मेमोरी बायोग्राफी है। ठीक है, के शैलाजा का नाम शायद आपने सुना होगा। ये केरला की हेल्थ मिनिस्टर रह चुके हैं। ठीक है, तो कि जब कोविड 19 पैंडेमिक स्टार्ट हुआ था तो केरला की हेल्थ मिनिस्टर के शैलजा का नाम काफी चल रहा था, क्योंकि जिस तरह से जिस एफिशिएंसी से उन्होंने ये पूरा जो पैंडेमिक था उसको मतलब हैंडल करा, तो एक रोल मॉडल बन गई थी वो अदर स्टेट्स के हेल्थ मिनिस्टर्स के लिए कि किस तरह से आप काम कर सकते हैं efficiently. ठीक है, तो simply and grippingly written, my life as a comrade will be one of the country's most important political memoirs
one that sheds light not just on a brilliant politician but the society and the world that shaped her. ठीक है, तो इसके बारे में ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। Recently, INS Imphal undertook her maiden sea sortie. It has been developed under which of the following projects of the Indian Navy? Recently, INS Imphal undertook her maiden sea sortie. It has been developed under which of the following projects of the Indian Navy? 75, 75I, 17A या 15B? इनमें से किस प्रोजेक्ट के अंडर INS इम्फाल को डेवलप किया गया है? सिंपल सवाल ये है। ठीक है, आईएनएस इम्फाल इनमें से किस प्रोजेक्ट के अंदर डेवलप किया गया है? प्रोजेक्ट 75, प्रोजेक्ट 75I, प्रोजेक्ट 17A या प्रोजेक्ट 70 या प्रोजेक्ट 15B? चलो करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर इज प्रोजेक्ट 15B। ठीक है, देखो अलग अलग वॉरशिप्स होते हैं, अलग अलग कैटेगरीज के। जैसे एक होता है आपका एयरक्राफ्ट कैरियर, एक होता है डेस्ट्रॉयर, एक होता है फ्रिगेट, ठीक है, एक होता है सबमरीन। तो पानी में अलग अलग तरह के वॉरशिप्स हम लोग यूज करते हैं। तो एक कैटेगरी होती है डेस्ट्रॉयर, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, तो उतना टेक्निकल डिफरेंस में जाने की इतनी जरूरत नहीं है, कभी हम लोग आराम से बात करेंगे। एक बार मैंने आप पूरा समझाया था कौन कौन से वॉरशिप्स होते हैं, तो कभी फुर्सत में इस बारे में बात करेंगे, अभी उसकी जरूरत नहीं है। तो एक कैटेगरी होती है डेस्ट्रॉयर। तो उस डेस्ट्रॉयर की कंस्ट्रक्शन के लिए एक इंडिया डेस्ट्रॉयर कंस्ट्रक्शन प्रोग्राम लॉन्च किया था 1990 में। ठीक है, उसमें P-15 क्लास की 3 सबमरीन्स बनाई गई थी और 3 कोलकाता क्लास की। ठीक है, तो जो दिल्ली क्लास की जो वॉरशिप थी उनको कहा गया P-15 क्लास, और जो 3 कोलकाता क्लास की डेस्ट्रॉयर थे उनको कहा गया P-15A। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा। ठीक है, तो अभी प्रोजेक्ट 15B में विशाखापट्टनम क्लास के वॉरशिप बनाए जा रहे हैं। तो 4 वॉरशिप्स प्लान्ड है। ठीक है, तो पहले P-15 में दिल्ली क्लास 3 वॉरशिप बनाए गए, फिर 3 कोलकाता क्लास बनाए गए। अभी प्रोजेक्ट 15B चल रहा है, 4 वॉरशिप है, उसमें विशाखापट्टनम, मर्मुगांव, इम्फाल, सूरत। तो अभी सिर्फ इम्फाल आ गया है, सूरत और बचा है। ठीक है, विशाखापट्टनम, मर्मुगांव, इम्फाल, सूरत, ये 4 जो आपके डिस्ट्रॉयर्स हैं, ये विशाखापट्टनम क्लास प्रोजेक्ट 15B के अंदर बनाए जा रहे हैं। ठीक है, अगर एंड्योरेंस की बात करें या कैपेबिलिटीज की बात करें, या अगर आप बात करो रीच की, या अगर आप बात करो माइट की, तो आफ्टर द एयरक्राफ्ट कैरियर सबसे तगड़ा जिसे कहा जाता है वो होता है एयरक्राफ्ट कैरियर। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो डेस्ट्रॉयर्स ही होते हैं। तो आप शायद समझ पाओ डेस्ट्रॉयर की इंपॉर्टेंस कितनी होती है। तो ये सब क्या है? ये सब डेस्ट्रॉयर्स हैं। और कौन सी प्रोजेक्ट के तहत बन रहे हैं? ये सब बन रहे हैं आपका प्रोजेक्ट 15B के तहत। ठीक है सर, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सुमो जी, इसके बारे में ना आप मेरे को मैसेज करके बात कर लीजिएगा, उसमें हम लोग आराम से अच्छे से आपको समझा दूंगा, जो क्लासेस आपके छूट गए वो आप कैसे कवर कर रहे हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। रिसेंटली इंडियाज जेरेमी Lalrinunga has won the silver medal in the men's 67 kg category। देखो हो सकता है प्रोनाउंसिएशन थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए ना। At the Asian Weightlifting Championship 2023, it was held in which of the following countries? Japan, South Korea, China, Oman। Recently, India's Jeremy क्या नाम है, Lalrinunga has won the silver medal in the men's 67 category at the Asian Weightlifting Championship 2023।
इवेंट क्या था, एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023। कैटेगरी थी मेंस 67 केजी कैटेगरी, सिल्वर मेडल जीता है। तो ये जो इवेंट है ये कहां पर ऑर्गेनाइज हुआ था? ये कहां पर ऑर्गेनाइज हुआ था? बिल्कुल, ये कहां पर ऑर्गेनाइज हुआ है सर? ये ऑर्गेनाइज हुआ है आपका साउथ कोरिया में, ठीक है। ये एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप कहां पर ऑर्गेनाइज हुआ है? साउथ कोरिया में। इसी बात पे मेरे को साउथ कोरिया की कैपिटल बता दीजिए। हाँ जी, साउथ कोरिया की कैपिटल बताएंगे सर हम? बहुत आसान है। हाँ जी बिल्कुल। तो साउथ कोरिया की कैपिटल क्या है? सियोल। साउथ कोरिया की कैपिटल है सियोल। Moving to the next question, question number 39. Recently, violent clashes have broken out in which of the following state with respect to demand of Meeti community be included in the state's scheduled tribe list? ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर तो मुझे लगता है अभी सभी को पता होगा। ये अभी जो इवेंट चल रहा है ये बहुत अनफॉर्चुनेट इवेंट है इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, कि किस तरह से एक डेमोक्रेटिक कंट्री, एक सिविलाइज कंट्री में इस तरह से दो कम्युनिटीज के बीच जो क्लैश हो रहा है उसकी वजह से पूरा देश काफी दुखी है। ठीक है, तो ये इवेंट आपका मणिपुर में चल रहा है, तो वहां पर जो क्लैश है वो मीती एंड कुकी कम्युनिटी के बीच में चल रहा है। तो एक बार देखो, मैंने यहाँ पर थोड़े थोड़े से पॉइंट कलेक्ट कर दिए कि यहाँ पर मीटी का आर्गुमेंट क्या है एसटी स्टेटस को डिमांड के लिए। इतना तो मेरे ख्याल से बेसिक सबको पता है, नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। तो मीटी और कुकी कम्युनिटी के बीच डिस्प्यूट इस बात का है क्योंकि कुकी कम्युनिटी के पास एसटी स्टेटस है। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने अप्रूवल एक्सेप्ट किया है, मतलब अभी अप्रूवल भेजा है आपका नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब को, कि वो चेक करें कि क्या मीती कम्युनिटी भी एलिजिबल है फॉर द एसटी स्टेटस। ठीक है, तो मीती कम्युनिटी को एसटी स्टेटस देने की डिमांड की जा रही है। तो मीती कम्युनिटी के क्या आर्गुमेंट है कि वो एसटी स्टेटस उन्हें क्यों चाहिए? तो मीती कम्युनिटी के आर्गुमेंट्स ये हैं कि उनका कहना है कि इंडिया, यूनियन ऑफ इंडिया के मर्जर से पहले वो एज ए ट्राइब रिकॉग्नाइज थे, और कम्युनिटी और एंसेस्ट्रल लैंड को, ट्रेडिशन को प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए वो चाहते हैं उन्हें एसटी स्टेटस मिले। ठीक है, 1972 में यूनियन टेरिटरी, पहले मणिपुर एक यूटी था, वो 1972 में 90th स्टेट बन जाता है। ठीक है, जब ये मर्ज हो जाता है उसके बाद जो मीटी कम्युनिटी का एसटी स्टेटस है वो नहीं रहता है। तो मीठी कम्युनिटी सिंपल कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स चाह रहा है ताकि उनकी कम्युनिटी के बाहर के अगर कोई लोग एंटर करते हैं, ठीक है, कि जैसे अभी लैंड को लेकर है कि आपका जो मीठी कम्युनिटी जहां रहती है वो प्लेन एरिया है, ठीक है, और कुकी कम्युनिटी जो रहती है वो इसके पेरिफेरल में जो हिली एरिया है वहां पर आपका कुकी कम्युनिटी रिसाइड करती है। तो कुकी कम्युनिटी यहाँ पर लैंड परचेज कर सकते हैं। तो उनका कंसर्न ये है कि यहाँ पर हमारा लैंड यूज हो रहा है तो हमारे लिए रहने की जगह कम पड़ रही है, ये मीठी कम्युनिटी की डिमांड्स हैं। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें जो कुकी कम्युनिटी है या जो भी ट्राइबल ग्रुप्स हैं वो मीठी कम्युनिटी के एसटी स्टेटस के अगेंस्ट क्यों हैं? तो उनका ये कहना है कि देखो भाई, जो मीतीज हैं उनके पास डेमोग्राफिक और पॉलिटिकल एडवांटेज है, क्योंकि वहां पर मेजॉरिटी पॉपुलेशन मीतीज की है, इसीलिए वहां पर जो आपका मिनिस्टर्स बनते हैं या सरकार बनते हैं वो मीती कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेशन से ज्यादा बनते हैं, तो फेवर मीती कम्युनिटी का ज्यादा रहता है, ऐसा उनका कहना है। ठीक है, और अगर एसटी स्टेटस मीतीज को दे दिया जाएगा तो जो एसटी कैटेगरी की वजह से जो रिजर्वेशन मिलता है उसमें ट्राइबल ग्रुप्स को लॉस ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज होगा। ठीक है, और उससे अगर उनको एसटी स्टेटस मिल जाएगा तो उनके पास लैंड में तो जमीन है, वो हिल्स में भी जमीन एक्वायर कर लेंगे। ठीक है, मीती लोगों की लैंग्वेज ऑलरेडी 8th शेड्यूल में इंक्लूडेड है,
और ऑलरेडी उनके पास एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस स्टेटस, ये सारे बेनिफिट्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, ये सारे रिजर्वेशन उनके पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं। ठीक है। कुकीज और नागाज ये भी कहते हैं कि ट्राइबल एरियाज आर 90% ऑफ स्टेट्स ज्योग्राफिकल एरिया, बट द बल्क ऑफ इट्स बजट एंड डेवलपमेंट वर्क इज फोकस्ड ऑन द मीटी डोमिनेटेड इम्फाल वैली। यानी उनका ये कहना है कि आपका जो ये वैली वाला ये हिली एरिया है, ये 90% एरिया ऑफ द स्टेट है, बट स्टिल जो डेवलपमेंट होता है, जो डोमिनेशन होता है, वो इस लिमिटेड एरिया ऑफ मिथिक डोमिनेटेड वैली का ही होता है। ठीक है। तो ये क्लैश इसीलिए चल रहा है मिथि कम्युनिटी और कुकी कम्युनिटी के बीच में। ठीक है। वो देखो हम सबका अपना अपना एक ओपिनियन होना है, ठीक है, लेकिन मेरा एक काम था कि दोनों पॉइंट्स, दोनों साइड के पॉइंट्स को एक जगह अरेंज करना। ठीक है। हम सबकी एक ओपिनियन होती है कोई ना कोई, लेकिन जरूरी ये होता है कि अगर हम किसी चीज के ऊपर डिसीजन ले रहे हो तो हमें दोनों साइड के पॉइंट्स जरूर पता होना चाहिए। ठीक है। तो इसीलिए आपको न्यूज में बहुत सारी चीजें तो मिलेंगी, लेकिन जो मेन पॉइंट्स हैं जिसको लेके आपका क्लैश चल रहा है, वो मेन पॉइंट्स जनरली लोग मिस कर जाते हैं। तो इस वजह से मैंने एक बार इसको क्लब करके जो जो मेन पॉइंट्स है, वैसे तो इस मुद्दे में बहुत सारे पॉइंट डिस्कस कर सकते हैं, बट विद इन अ लिमिटेड फ्रेम ऑफ टाइम उसको करने के लिए मैंने यहाँ पर जो मेन पॉइंट्स हैं जिसको लेकर डिबेट चल रहा है, तो वो मैंने पॉइंट्स आपके यहाँ पर अरेंज कर दिए हैं। ठीक है। चलो इसके बाद एक जो प्रोसीजर है, सरकार का प्रोसीजर है कि अगर किसी भी कम्युनिटी को एसटी लिस्ट में आना है तो क्या प्रोसीजर होता है। ठीक है। तो सबसे पहले तो उस स्टेट, जिस स्टेट की वो कम्युनिटी है, उस स्टेट की गवर्नमेंट रिकमेंडेशन भेजेगी। ठीक है। रिकमेंडेशन कहां पे जाएगी? ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री में जाएगी, यूनियन की ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री, यूनियन ऑफ ट्राइबल, सॉरी ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री में जाएगी यूनियन की, फिर वहां से रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के पास जाएगी। ठीक है। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के बाद ये जाएगी आपका नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स के पास। ठीक है। अप्रूवल के बाद ये किसके पास जाएगी? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स के पास, और उसके बाद ये भेज दी जाएगी कैबिनेट को फॉर अ फाइनल डिसीजन। कैबिनेट कौन सा? यूनियन कैबिनेट। ठीक है। मतलब जो प्राइम मिनिस्टर और उनके जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, वो कैबिनेट के पास ये फाइनल भेज दी जाएगी। ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट कहां से हुआ? स्टेट गवर्नमेंट का प्रपोजल जाएगा किसके पास? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के पास। ये यूनियन गवर्नमेंट वाली बात हो रही है। ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के पास से कहा जाएगा? रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के पास। वहां से किधर जाएगा? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब के पास। वहां से अप्रूव होने के बाद कैबिनेट के पास जाएगा। ठीक है। और कैबिनेट ने अगर फाइनल कर दिया, उसके बाद एक बिल इंट्रोड्यूस करा जाएगा। कहां पर? पार्लियामेंट में। ठीक है। बिल इंट्रोड्यूस किया जाएगा पार्लियामेंट में, और उससे जो शेड्यूल कास्ट ऑर्डर 1950 है और कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल ट्राइब ऑर्डर 1950 है, उसको अमेंड किया जाएगा। अमेंडमेंट के बाद उसे लोकसभा राज्यसभा से पास किया जाएगा, और प्रेसिडेंट के उस पे क्या कराए जाएंगे? साइन कराए जाएंगे। ठीक है। और प्रेसिडेंट के साइन होने के बाद वो कम्युनिटी को एसटी लिस्ट में ऐड कर दिया जाएगा। ये एक जनरल प्रोसीजर है। ठीक है। तो सिंपल स्टेट का प्रपोजल, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, कैबिनेट, कैबिनेट के बाद वहां से फाइनल होने के बाद लॉ बनाया जाएगा। लॉ बनाने के बाद उसको एसटी लिस्ट में इंक्लूड कर दिया जाएगा। ठीक है। यहां तक ये प्रोसेस समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक है। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अगर क्लियर है तो प्लीज गिव मी अ थम्स अप। ठीक है। ये प्रोसीजर हमें पता होना चाहिए कि क्या प्रोसीजर है किसी भी कम्युनिटी को एसटी लिस्ट में ऐड करने का। और अभी क्लैश कहां पर हुआ है? जो स्टेट गवर्नमेंट ने प्रपोजल भेजा है उस पे क्लैश हुआ है। ठीक है।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। Which of the following organizations has launched an online training program, Space Science and Technology Awareness Training? ठीक है, नावम जी इसको एक बार फिर रिपीट कर लीजिएगा, उसके बाद कोई डाउट हो तो मेरे को अलग से व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। Recently, which of the following organizations has launched an online training program, Space Science and Technology Awareness Training? ये किसने लॉन्च किया है? स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग स्टार्ट। नीति आयोग, इसरो, नासा, डीआरडीओ। मतलब मेन काम वही है कि स्पेस से रिलेटेड अवेयरनेस फैलानी है। तो कौन फैलाएगा? स्पेस से रिलेटेड स्पेस अवेयरनेस स्पेस वाली फैलाएंगे, इसरो फैलाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट प्रोग्राम स्पेस अवेयरनेस के लिए है और इसको कौन चला रहा है? इसरो चला रहा है, ठीक है। तो जो भी आपका पोस्ट ग्रेजुएट और फाइनल ईयर पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं फिजिकल साइंस और टेक्नोलॉजी को, उनको ये एम करता है, उनमें एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोफिजिक्स, ये साइंस को ये प्रमोट करेंगे, उसके बारे में अवेयर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। Who amongst the following is the author of a new book titled द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड्स टू राइसिना हिल्स? ठीक है, तो जो ये हमारे करंट प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी, उनके ऊपर एक किताब लिखी गई है, द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड्स टू राइसिना हिल्स। राइसिना हिल्स इज द लोकेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफिस, ठीक है। तो राइसिना हिल्स से किसको डिनोट करते हैं? प्रेसिडेंट ऑफिस, क्योंकि वो राइसिना हिल्स के ऊपर ही बना हुआ है, उसके पीछे राइसिना हिल्स है, ठीक है। तो ये किताब किसने लिखी है बताइए जरा। करेक्ट आंसर इज कस्तूरी रे, ठीक है। ट्राइबल इंटरलैंड से लेकर राइसिना हिल्स तक वो कैसे पहुंची, उनकी पूरी एक ट्राइबल गर्ल की जर्नी इसमें कवर है। हाउ शी came in politics and how she became the prime minister president, तो ये पूरी कहानी इसमें कवर है, कस्तूरी रे ने लिखी है। तुक्का बैठ गया सर? कोई बचा है जिसका खाता अभी तक ना खुला हो, या कोई जो बैक टू बैक गलत आंसर दे रहा? जो गलती करनी है यहाँ कर देना है ना, कोई दिक्कत नहीं है। Alright, question number 42. Recently, the 42nd ASEAN Summit and related meetings has started in Labuan Bajo. It is in which of the following countries? सारे गलत हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जो चीज बिल्कुल सही बात बोली नावम की आपने, गलत करने से क्या होता है, अंदर से थोड़ा एक गिल्ट रहता है, वो चीज ज्यादा याद रहती है ना। तो गलती करके अगर सीख रहे हो तो और बढ़िया है। Recently, the 42nd ASEAN Summit and related meetings has started in Labuan Bajo. ठीक है, आई थिंक इसे लबुआन बाहो पढ़ते होंगे। इट इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? तो ये लोकेशन पूछ रहा है, जो भी यहाँ पर आसियान समिट हो रही है, लोकेशन कहाँ पर है? ये लोकेशन है इंडोनेशिया में, ठीक है। ये लोकेशन कहाँ पर है? इंडोनेशिया में। आसियान के बारे में अभी हम लोगों ने पिछली क्लासेस में भी बात करी थी। आसियान बोले तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। तो साउथ ईस्ट एशिया की जो ये कंट्रीज है, इनकी ये ग्रुपिंग है, ठीक है। इधर ये म्यांमार है, फिर इधर ये लाओस है ना, ये आपका वियतनाम है, ये आपका कंबोडिया है, और ये आपका थाईलैंड है, ठीक है। इसमें ये मैंने शायद लास्ट टाइम ये कंबोडिया को बोल दिया था, क्या कहते हैं, लैंडलॉक्ड, लेकिन इसमें ध्यान रखिएगा लाओस है, कंबोडिया नहीं, लाओस लैंडलॉक्ड है, ठीक है। फिर इधर मलेशिया, ये जो दो पिंक एरिया देख रहे हो, ये मलेशिया के है ना, ये वाला ईस्ट मलेशिया, ये वेस्ट मलेशिया। जो ईस्ट मलेशिया है, उस ईस्ट मलेशिया में एक छोटी सी कंट्री चिपकी हुई है, ब्रूनी। और जो वेस्ट मलेशिया है, ये वाला मलेशिया, इसमें एक छोटी सी कंट्री चिपकी हुई है, सिंगापुर, ठीक है।
इसकी कैपिटल बहुत टफ है सिंगापुर की, दैट इज सिंगापुर, सिंगापुर ही इसकी कैपिटल का नाम है। और बाकी जो ईस्ट मलेशिया का बचा हुआ हिस्सा है वो क्या है आपका, इंडोनेशिया। ठीक है, तो इस पूरे आइलैंड में, ये बोर्नियो आइलैंड कहलाता है, इस बोर्नियो आइलैंड में 3 कंट्रीज के हिस्से हैं, एक तो ये इंडोनेशिया, एक मलेशिया, एक ये आपका ब्रूनी। बाकी जितना ये ब्लू ब्लू पोर्शन देख रहे हो ये सब क्या है, ये सब आपका इंडोनेशिया है। ठीक है, और ये जो ग्रीन पोर्शन है ये कौन सा कंट्री सर, ये है आपका फिलीपींस। तो ये सारी कंट्रीज अगर आप मिला दो तो ये कलेक्टिवली क्या बन जाती हैं, ये बन जाती हैं आसियान मेंबर्स बन जाती हैं। ठीक है, इसको याद करने की ट्रिक याद है किसी को, हम लोगों ने पिछली क्लास में डिस्कस किया था आसियान मेंबर्स याद करने की ट्रिक, किसी को याद है? हाँ जी, लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये शायद याद पड़ा था। बीपीएल टीवी, या ऐसे कर लो, एक ये होता है, एक एक ये और होता है, लिम्का टीवी भी होता है, लिम्का टीवी। लाओस, लेकिन लिम्का टीवी में आई थिंक फिलीपींस नहीं आ पाएगा ना। हम्म, टीवी क्लिप ऑफ एमबीबीएस, टीवी क्लिप ऑफ एमबीबीएस। टी से तो आपका ये थाईलैंड हो गया, वी से वियतनाम हो गया, सी से कंबोडिया हो गया, एल से लाओस हो गया, आई से इंडोनेशिया हो गया, पी से फिलीपींस हो गया। ठीक है, और एक एम से आपका मलेशिया हो गया, एक बी से ब्रूनी हो गया, और एक बी से बर्मा होगा। ठीक है, म्यांमार को क्या बना दिया हमने, बर्मा बना दिया। और एस से क्या होगा, सिंगापुर होगा। ठीक है, तो इससे भी याद रख सकते हो। अदरवाइज मेरे हिसाब से तो सबसे बढ़िया तरीका है मैप से ही याद कर लो, एक दो बार मैप देखोगे है ना, एक दो बार मैप प्रैक्टिस करोगे, अपने आप सब याद हो जाएगा। ठीक है, फिर भी अगर ट्रिक जानने का आपको मन है तो टीवी क्लिप ऑफ एमबीबीएस ये लिख देना। ठीक है, एक्चुअली मुझे ट्रिक से याद करना ज्यादा टफ पड़ता है, क्योंकि फिर अपना ट्रिक याद करने का एक अलग बर्डन हो जाता है। मेरे को मैप से ज्यादा प्रेफर लगता है, बट आपको जैसे ठीक लगे। ठीक है, आगे अभी यूडीसी वाला एग्जाम हो जाए उसके बाद हम फिर से मैप एक्सरसाइज चालू करेंगे, तो उसमें मैप में मैं फिर सारी कंट्रीज रटा दूंगा, सारी लोकेशन याद हो जाएंगे, है ना। मतलब साउथ ईस्ट एशिया इमेजिन करोगे, सारी कंट्री टपाटप टपाटप आपके दिमाग में चलने लगेंगी। तो टीवी क्लिफ ऑफ एमबीबीएस, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, इंडोनेशिया, फिलीपींस, म्यांमार, बर्मा, ब्रूनी और सिंगापुर। ठीक है, चलो, सेक्रेटेरिएट कहां पर है इसका, इंडोनेशिया, जकार्ता। Question number 43. Recently, which of the following has become the first Indian airline to operate a commercial wide-body aircraft on a domestic flight using sustainable aviation fuel? बताइए सर, क्वेश्चन नंबर 43 का करेक्ट आंसर बताइए। Recently, which of the following has become the first Indian airline to operate a commercial wide-body aircraft on a domestic flight using sustainable aviation fuel? सिंपल सी बात है, कौन सी इंडियन कंपनी है जो सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल यूज कर रही है, तो वो है विस्तारा। विस्तारा टाटा की एक कंपनी है। ठीक है, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल का मतलब क्या है, उसको बायोजेट फ्यूल भी कहते हैं। मतलब उसमें फ्यूल में क्या मिलेगा आपका, इथेनॉल वगैरह या कुकिंग ऑयल वगैरह इस तरह का कुछ मिला देंगे,
तो वो बन जाएगा बायोफ्यूल। ठीक है, उसी को हम लोग कह देते हैं सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल। अभी इस पर काम चल रहा है, इस पर ट्रायल्स चल रहे हैं कि किस तरह से हम लोग जो जेट फ्यूल है उसमें ब्लेंडिंग कर सकते हैं। ब्लेंडिंग मतलब मिक्स कर सकते हैं इथेनॉल वगैरह, ताकि जो फ्यूल की कॉस्ट है उसको कम किया जा सके। ठीक है, क्योंकि फ्यूल तो आपका महंगा आता है, तो ये इथेनॉल सस्ता आता है। तो ये एक तो एमिशन कम करेगा, पॉल्यूशन कंट्रोल करेगा, प्लस साथ ही साथ ये फ्यूल की कॉस्ट को भी कम करेगा। और जो हमारी डिपेंडेंस है, जो हम ऑयल मंगाते हैं गल्फ कंट्री से, वो डिपेंडेंस भी हमारी कम होगी। हाँ, बस ये लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, चलो तो आज इतना रखेंगे, इसके आगे फिर अगली क्लास में करेंगे। अब अगली क्लास हो सकता है आपका यूडीसी एग्जाम के बाद हो, क्योंकि अभी रिवीजन वगैरह दनादन चल रहा है, तो इतना क्लासेस रेगुलर करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है ना। तो अगर नहीं होगी तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो अभी चलिए आज इतना ही रखेंगे, फिर इसके आगे की कहानी वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। तो लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने कलीग्स के साथ शेयर कर देंगे। इसके आगे मिलते हैं सर अगली क्लास में। टिल देन, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।